मध्यकाल में भारत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। 10वीं सदी में भारत दुनिया का सबसे ताकतवर और समृद्ध देश था, लेकिन भारत के इन सभी समृद्धि को देख दूसरे देश के राजाओं का मन ललचा गया और उन्होंने कई बार भारत पर आक्रमण किया। इस समय अखंड भारत के कई हिस्सों पर कई मराठाओं, राजपूतों और दूसरे छोटे छोटे शासकों का राज था, जिन्होंने कई सदियों तक विदेशियों को भारत में घुसने से रोका। लेकिन 12वीं सदी के आते आते ये सब काफी ज्यादा कमजोर हो गए और इसके बाद तो दिल्ली की गद्दी पर कई विदेशी राजा बैठे, लेकिन एक छोटे से देश से आए बाबर ने उस समय के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर अखंड भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसका पहला सुल्तान खुद बाबर ही था। इस प्रकार 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सफर भारत में शुरू हुआ, जो करीब 1857 तक चला। मुगल साम्राज्य के समय भी भारत ने काफी तरक्की की और अंग्रेजों का आने से पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी और समृद्ध ताकत हुआ करता था और दुनिया के जीडीपी में 30% हिस्सा भारत का ही हुआ करता था। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि मुगल भारत की समृद्धि और धन को अपने देश ले जाने के बजाय यहीं पर रहकर राज करने का फैसला किया, लेकिन मुगलों के एक गलत फैसलों ने पूरे मुगल साम्राज्य को ही बर्बाद कर दिया और भारत को अंग्रेजों के जंजीरों में जकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज की वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के उदय और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे एक छोटे से देश से आकर बाबर ने इतने बड़े मुगल साम्राज्य का सफर तय किया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य एक समय पर भारत के सबसे बड़े हिस्से पर राज करता था और दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य था, वो खत्म होने पर मजबूर कैसे हो गया? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वैसे तो 16 से लेकर 12 सेंचुरी तक भारत पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, लेकिन ज्यादातर विदेशी राजा भारत में लड़ाई लड़कर यहाँ के बड़े बड़े राजकोष को लूटकर वो वापस अपने देश में ही ले जाया करते थे। लेकिन उस समय भारत की समृद्धि इतनी ज्यादा थी कि कुछ समय बाद भारत दोबारा से अपने पहले ही जगह पर आकर खड़ा हो जाता था। ऐसे में कुछ मुस्लिम शासक ऐसे भी हुए कि भारत का लूटा हुआ खजाना या समृद्धि बाहर ले जाने के बजाय भारत में ही शासन करना शुरू कर दिया। अखंड भारत में इस्लामिक एम्पायर की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। ये आज के अफगानिस्तान से दिल्ली तक आया था और 1175 में उस समय भारत में बड़े बड़े राज्यों और दिल्ली को हराते हुए मोहम्मद गौरी ने भारत पर इस्लामिक शासक का प्रारंभ किया था। इसी तरह गजनवी एम्पायर का जन्म हुआ, जिसने मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए 1526 तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया था। इस साम्राज्य का आखिरी राजा इब्राहिम लोदी था, जिसे 20 अप्रैल 1526 में बाबर ने पहले पानीपत की लड़ाई में हरा दिया और इसी तरह भारत में एक दूसरे इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसे हम सभी मुगल साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य बनकर उभरा। इसके बाद बाबर और उसके वंशजों ने समय के साथ मुगल साम्राज्य को और भी ताकतवर बनाया, पर अंग्रेजों के भारत में आने के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा और 1526 में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य ने 1857 आते आते अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में करके मुगल साम्राज्य के राजाओं और उसके उत्तराधिकारियों को बेरहमी से मरवा दिया। मुगल साम्राज्य एक काफी कुशल, समृद्ध एवं संगठित साम्राज्य था। मुगल वंश का शासन भारत के मध्यकाल के इतिहास का एक युग परिवर्तन को काफी अच्छे से दिखाता है। मुगल कालीन कला और शिल्प कला का विकास भारत में ही हुआ। इस दौरान भारत में कई बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई और कई बड़ी मस्जिद बनाई गई। हाँ, ये बात अलग है कि इसके लिए कई मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई, पर वे अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। पर कहने का मतलब यह है कि आज भी आप भारत के कुछ खूबसूरत इमारतों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर इमारतों का निर्माण मुगल शासन काल में ही हुआ था, जो आज के समय में भारत के इतिहास का एक पहचान बन चुकी है। अब चलिए मुगल वंश के सबसे मशहूर राजाओं के बारे में जानते हैं। भारत में साल 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोदी वंश और दिल्ली के सुल्तान का अंत हो गया और बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई। इसी कारण बाबर मुगल वंश का सबसे मशहूर शासक था। बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1519 में एक बड़ा हमला भारत पर किया था, लेकिन उसमें वो हार गया। लेकिन इन हमलों के कारण बाबर काफी ताकतवर हो रहा था
और उसे दिल्ली की सत्ता पर बैठे राजाओं की कमियां दिखने लगी थी, जिसके बाद 1526 में किए गए आखिरी हमले में बाबर ने जीत हासिल कर दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिया, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। 17 मार्च 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को पराजित किया और अब तो दिल्ली के सत्ता पर बैठने के बाद बाबर की ताकत और विश्वास इतना ज्यादा हो गया था कि अब उसके सामने दूसरा कोई राजा टिक नहीं पाया। बाबर के समय के दौरान हमने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा रूप देखा। इस समय अखंड भारत की सीमाएं सबसे ज्यादा दूरी तक फैली। बाबर के समय मुगल साम्राज्य ने काफी तरक्की की। शुरुआत में तो भारतीय राजाओं और नागरिकों ने बाबर का विरोध किया, लेकिन समय बीतने के साथ बाबर भी भारत के सांस्कृतिक के साथ घुलने मिलने लगा और उसके खिलाफ किए जाने वाले विरोध भी कम हो गए। बाबर की मौत 26 दिसंबर 1530 को 40 साल की उम्र में आगरा में हुई, जिसके बाद उसके शरीर को आगरा में ही दफनाया गया। लेकिन 1544 में बाबर के शरीर को आगरा से अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया। बाबर की मृत्यु के बाद उसके बड़े बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का शासन संभाला, जो मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक बना और केवल 23 साल की उम्र में ही हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठ गया। वैसे तो हुमायूं को अपने पिता बाबर के सल्तनत तो मिल गई, लेकिन हुमायूं इस ताकत को ज्यादा समय तक संभाल कर नहीं रख सका, क्योंकि हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर अफगानिस्तान चला गया, जहां पर उसने अपनी युद्ध कला को काफी ज्यादा मजबूत किया और वहां के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके एक बड़ी सेना तैयार की। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद हुमायूं एक ताकतवर योद्धा और शासक बन चुका था, जिसके बाद उसने 1555 में दिल्ली पर हमला किया और इस बार दिल्ली का राज्य सिंहासन अपने कब्जे में ले लिया। आप कह सकते हैं कि हुमायूं ने अपने पिता बाबर के इतिहास को दोबारा से दोहराया था, जिसके कारण उस समय हुमायूं का काफी नाम हुआ। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके बेटे अकबर ने अपने पिता की गद्दी संभाली। इस तरह अकबर भारत का तीसरा मुगल शासक बना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकबर को 14 साल की आयु में ही हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का शासक बना दिया गया था। छोटी उम्र से अकबर युद्ध कला और राजनीति के दांव पे सीख लिए थे और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया गया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल और गांधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और अगर बाबर के बाद मुगल साम्राज्य में कोई प्रसिद्ध राजा है तो वो अकबर ही था। कहा जाता है कि अकबर काफी दयालु था, वो सभी धर्मों का सम्मान किया करता था। उसके समय में अपराध को खत्म करने के लिए कई कानून बनाए गए थे। अकबर को कलाओं और इमारतों का भी काफी ज्यादा शौक था, इसलिए इस दौरान कई बड़ी बड़ी इमारतें का निर्माण किया गया था। अकबर की मृत्यु के बाद उसके बेटे सलीम जहांगीर ने मुगल साम्राज्य के शासक को आगे बढ़ाया। अकबर के बेटे जहांगीर को काफी अय्याश राजा माना जाता है, जिसने केवल मनोरंजन के लिए काफी ज्यादा दौलत उड़ाई। उसके महंगे शौक और अय्याशी की चर्चा पूरे भारत में फैली थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ज्यादा नहीं फैल पाया, यहाँ तक कि उसे कई छोटे राज्यों से हार का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि जहांगीर खुद लड़ाई के लिए नहीं जाता था और न ही अपने सेना का मार्गदर्शन करता था, जिस कारण उसके सभी मंत्री और सैनिक उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसके बावजूद जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक मुगल साम्राज्य पर राज किया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे शाहजहां को उसका राज सिंहासन मिला। यह वही शाहजहां है जिसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में दुनिया के 7 अजूबे में से एक ताजमहल का निर्माण करवाया था और इसी ताजमहल के चलते शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय बादशाह बन गए। शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया, पर शाहजहां का अंत काफी दुख भरा रहा, क्योंकि मुगल सम्राट शाहजहां को सत्ता के लालच में उसके खुद के बेटे औरंगजेब ने आगरे के किले में बंदी बना लिया था और अपने अंतिम समय में शाहजहां आगरा के किले में ही बंदी रहे।
और 1666 में एक बंदी के रूप में शाहजहां की मौत हो गई। शाहजहां के बेटे औरंगजेब अपने पिता के मौत के पहले ही अपने आप को 1658 में ही दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और इस तरह औरंगजेब भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक बन गया, जो 1707 में अपने मृत्यु तक भारत का सुल्तान रहा। वैसे तो इसके बाद कई और मुगल सम्राट हुए, लेकिन कोई भी ज्यादा ताकतवर सिद्ध नहीं हुआ, न ही किसी ने लंबे समय तक सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी। और इसके बाद भारत में जितने भी मुगल शासक हुए वे और भी ज्यादा कमजोर होने लगे। एक समय में जो साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य में से एक था, उस पर अब दूसरे छोटे राजा भी हमला करके उसे लूट लेते थे। ऐसी ही एक घटना 1739 में, जब नादिर शाह नाम के एक विदेशी आक्रमणकारी ने दिल्ली पर बहुत बड़ा आक्रमण किया और काफी ज्यादा धन लूटकर अपने देश वापस चला गया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का शासन था, लेकिन मोहम्मद शाह को ना तो युद्ध में कोई दिलचस्पी थी और न ही अपने सल्तनत को बचाने में। वे पहले भी कई आक्रमणकारियों और राजाओं से हार चुका था और मुगल साम्राज्य की गद्दी पर लगभग 28 साल तक राज करने के बाद 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका सारा शासन उसके बेटे अहमद शाह बहादुर के हाथों में आ गया, जो अपने बाप से भी ज्यादा अयोग्य शासक था। उसके शासन काल में भी मुगल साम्राज्य को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान अंग्रेजों की भारत में स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी और मुगल साम्राज्य का आकार पहले से ज्यादा छोटा हो गया। मुगल साम्राज्य की ऐसी हालत देख केवल 6 साल में ही उसे गद्दी से हटाने के लिए उसकी हत्या करवा दी गई, जिसके बाद अहमद शाह के बेटे बहादुर शाह जाफर ने दिल्ली की गद्दी संभाली। लेकिन अब चाहकर भी बहादुर शाह जाफर अपने पिता की गलतियों की भरपाई नहीं कर सकता और उसके समय पर मुगल साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि भारत में बढ़ रहे अंग्रेजों की शक्ति के सामने वह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और अंग्रेजों के साथ हुए एंग्लो मुगल वार में अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को काफी बुरी तरह हरा दिया और बहादुर शाह जाफर को जेल में डाल दिया गया। इसके अलावा उसके सभी बेटे को बेरहमी से मरवा दिया गया। सन 1862 में बहादुर शाह जाफर की जेल में ही मौत हो गई और इस तरह पूरे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।